नमस्कार दोस्तों, बात है 1947 की। आज़ादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने एक प्रिंसली स्टेट कश्मीर पर अटैक कर दिया था कब्जा करने के इरादे से। उस समय जे.एंड.के यानी जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह हुआ करते थे, जो कि पाकिस्तानियों के आतंक से परेशान होकर भारत से मदद मांगने आए। उन्होंने इंडिया से मदद मांगा, इंडिया की सेना मांगी पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ने के लिए। इस बात पर इंडिया ने उनसे कहा कि आप ना ही भारत के अंग हैं और ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट पर साइन है आपके, कोई संधि है आपके साथ हमारी, फिर किस आधार पे हम आपकी मदद करें। इंडिया की इस बात पर हरि सिंह इंडियन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसमेंट पर साइन करने को तैयार हो गए। उस पर साइन भी किया, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के 7वें सेक्शन में यह लिखित था, मेंशन था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कीमत पर जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होगा। इंडिया का अधिकार जम्मू और कश्मीर पर सिर्फ इतना था कि वह अपना डिफेंस लगाएगा, कम्युनिकेशन देखेगा और फॉरेन अफेयर्स इंडिया संभालेगा। बस इन 3 चीज़ों पर इंडिया के जम्मू कश्मीर पर अधिकार प्राप्त थे। लेकिन अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन चुका था, इसलिए इंडिया को अपनी सेना भेजनी पड़ी और पाकिस्तान को पीछे खदेड़ना शुरू किए। अब बात शुरू करेंगे 370 की। जम्मू एंड कश्मीर के साथ इंडिया का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद कोई भी आर्टिकल्स इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। इसलिए इंडिया ने कुछ ऐसा रास्ता निकालने का सोचा जिससे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की भी गरिमा बनी रहे, वो भी ना टूटे और इंडिया के कुछ आर्टिकल्स जम्मू कश्मीर पर लागू हों। इसके सॉल्यूशन में एन गोपाल स्वामी अयंगर ने आर्टिकल 370 रिप्रेजेंट किया। आर्टिकल 370 में सिर्फ 2 धाराएं थी, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370। आर्टिकल 1 में था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसमें जम्मू कश्मीर को भी ले लिया गया था इन स्टेट्स में। यानी जम्मू कश्मीर इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया। और नंबर 2 पर था आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 में था कि इंडिया का पार्लियामेंट इंडिया के लिए रूल्स तो बना सकता है, लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट जे.एंड.के के लिए कोई भी रूल नहीं बना सकता, सिर्फ इन 3 विषय पर छोड़कर। वो 3 विषय क्या थे? कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस। वो भी, इन पर भी अगर कोई कानून इंडिया के पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर पर बनाना है तो जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श लेना पड़ेगा। देखिए, 370 जब बनाया गया तो इसे बिल्कुल टेम्परेरी ध्यान में रखते हुए बनाया गया था कि ये टेम्परेरी है, तब तक के लिए है जब तक कि पाकिस्तान की सेना कश्मीर से बाहर नहीं निकल जाती। इसके बाद इसे तोड़ दिया जाएगा। इस मंशा से 370 बनाया गया था, इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में रखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 वह भाग है जिसमें टेम्परेरी आर्टिकल्स रखे जाते हैं। अच्छा, चूंकि यह टेम्परेरी था, उस समय टेम्परेरी ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसलिए इसे तोड़ने का भी प्रावधान, यानी आर्टिकल 370 को भी तोड़ने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था। वो था कि अगर आर्टिकल 370 तोड़ना है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी और दूसरी अप्रूवल जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लेनी होगी। तीसरी अप्रूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। इसके बाद 370 को तोड़ा जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 370 को तोड़ना मुश्किल तब हो गया था जब जे.एंड.के का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जे.एंड.के ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया था 26 जनवरी 1957 को। यह चालाकी क्यों दिखाई गई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कश्मीर की क्यों तोड़ी गई, क्यों डिसॉल्व की गई? कारण यह था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं बचेगी, जिसकी अप्रूवल से 370 तोड़ी जाती है, तो फिर अप्रूवल किसकी ली जाएगी तोड़ने के लिए? अंततः 370 अमर हो जाएगा, 370 फिक्स हो जाएगा। इस चालाकी को ध्यान में रखते हुए जे.एंड.के ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तोड़ दिया था। उनका कहना था कि अब 370 धारा किसी भी कीमत पर, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं तोड़ी जा सकती। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी वाली कहावत अप्लाई हो गई।
और इस पर जेएंडके के लीडर्स समय समय पर टिप्पणियां करते रहे कि अब 370 नहीं तोड़ा जा सकता, अब किसी में हिम्मत नहीं है 370 को तोड़कर दिखाए। नामुमकिन चीज मुमकिन कैसे होती है, आइए देखते हैं इस पूरी रहस्यमयी घटना को। ऑपरेशन 370, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सन 1952, द दिल्ली एग्रीमेंट 1952। नेहरू अब्दुल्ला से कहते हैं कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट, बैंकिंग, इंडियन इलेक्शन कमीशन, डायरेक्टरशिप ऑफ प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स जो कि जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो रहे हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर अब हमारा एक अंग है, एक पार्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भी कुछ आर्टिकल्स, हमारे ये नियम जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हों। वो कहता है कि आप प्रोविजन ऐड करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर पर, लेकिन कश्मीर का अपना एक अलग झंडा होगा, कश्मीर का एक अलग पीएम होगा और स्टेट सब्जेक्ट लॉ इन 1927 एप्लीकेबल होना चाहिए कश्मीर पर। अब ये क्वेश्चन उठता है, स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 है क्या? जम्मू एंड कश्मीर की लोकल पॉपुलेशन की राइट्स और उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए राजा हरि सिंह स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 में लाए थे। इस कानून में था कि बाहर का कोई भी आदमी आकर जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। यहां की गवर्नमेंट किसी बाहरी व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, और जेएंडके में लोकल निवासियों को ही यहां की नागरिकता मिलेगी। ये बातें मेंशन थी। ये सब शर्तें नेहरू मान लेते हैं और ये कश्मीर पर एप्लीकेबल भी हो जाती हैं। इसी समय में आर्टिकल 35 लाया जाता है, जिसमें नेहरू और शेख अब्दुल्ला दोनों की शर्तों की स्वीकृति पर कानून बने हुए थे। लेकिन आर्टिकल 35 ए की इम्प्लीमेंट का जब टाइम आता है कश्मीर पर इम्प्लीमेंट करने का, तब शेख अब्दुल्ला इससे मुकर जाते हैं, नकार जाते हैं, मना कर देते हैं, क्योंकि तब तक शेख अब्दुल्ला के तेवर बदलने लगे थे। अब वो पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन करने लगे थे, उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया था और वो 35 ए को कश्मीर में अप्लाई होने से रोकने लग गए। और इसी बीच अब्दुल्ला पर कश्मीर कॉन्फ्रेंसी का एक केस लग जाता है, जिसमें वो फंस जाते हैं, यानी देशद्रोह का केस। यही कारण था कि शेख अब्दुल्ला को पीएम पद से हटा दिया जाता है और वहां के डिप्टी पीएम बख्शी गुलाम मोहम्मद को जेएंडके का पीएम बना दिया जाता है। उस समय 1954 में इंडिया के प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। 14 मई 1954 को इन्होंने प्रेसिडेंट ऑर्डर पर साइन किया कि दिल्ली एग्रीमेंट 1952 जो कि आर्टिकल 35 ए में निहित है, जेएंडके में लागू किए जाएं। और इस कानून को, इस नियम को जम्मू कश्मीर की सरकार अप्रूवल देती है और यह जम्मू कश्मीर पर अप्लाई हो जाता है। आर्टिकल 35 ए को आर्टिकल 370 में ऐड कर दिया जाता है। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में सुधार कर करके इंडिया के नए रूल डाले जाते हैं और इसी में सुधार करके जो कि पीएम की पोस्ट होती थी जम्मू एंड कश्मीर में, 1965 में उसे पीएम की जगह सीएम कर दिया जाता है, यानी प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं मास्टर प्लानिंग की, जिससे 370 टूटा था। बीजेपी ने सरकार आने से पहले ही कह दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 तोड़ देंगे। पर्सनली मोदी जी को कश्मीर काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना ही लाल चौक पर उस समय तिरंगा लहराया था जब वहाँ टेररिज्म चरम सीमा पर थे। और बीजेपी का ये नारा तो आपने सुना ही होगा कि एक देश में 2 संविधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। बस पहले मजबूरी ये थी कि बीजेपी जो कि जम्मू कश्मीर में चुनाव तो लड़ रही थी, लेकिन सरकार बनाने लायक सीट नहीं मिल रही थी। अब दौर आया 2014 का चुनाव था, उसमें बीजेपी को जेएंडके में भी 25 सीटें मिल गई, जो कि पीडीपी से सिर्फ 3 सीटें कम थी और बाकी पार्टियों को तो और भी कम सीटें मिली। अब बीजेपी ने अपना खेल शुरू किया और अपनी एंटी पार्टी पीडीपी से
बात करनी शुरू की। और प्रोग्रेस रिपोर्ट ये थी कि 25 फरवरी 2015 को अमित शाह और महबूबा मुफ्ती साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अंततः 1 मार्च 2015 को बीजेपी और पीडीपी मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बना लेते हैं। कहा यह जाता है कि बीजेपी ने 1 मार्च 2015 को ही आर्टिकल 370 को तोड़ने की नींव रख दी थी। पीडीपी ने कहा मुफ्ती मोहम्मद सईद को पीएम बनाना है। बीजेपी मान गई। बीजेपी के निर्मल कुमार को डिप्टी सीएम बना दिया गया। बीजेपी शर्तें मानती गई पीडीपी की, क्योंकि बीजेपी का ध्यान तो आर्टिकल 370 पर था। और अचानक एक खबर आती है 19 जून 2018 को कि बीजेपी ने पीडीपी से सपोर्ट वापस ले लिया और जम्मू एंड कश्मीर की सरकार गिरा दी। और जेएंडके के संविधान के आर्टिकल 92 में है कि ऐसी सिचुएशन में जेएंडके पर डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा, बल्कि 6 महीने तक जेएंडके की गवर्नर ही जेएंडके को चलाएगी। अब 23 अगस्त 2018 को सतपाल मलिक, जो कि 2012 में बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्हें जेएंडके का गवर्नर बना के जम्मू कश्मीर भेज दिया जाता है। लेकिन अब भी 370 पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। फाइनल गेम शुरू होने वाला था आफ्टर 6 मंथ, जब प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, और बीजेपी उसी इंतजार में थी। अब ये 6 महीने में बीजेपी का काम था कि बस जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनने देनी है, क्योंकि अगर इस बीच सरकार बन जाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो पाएगा, और राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगता तो 370 टूटना नामुमकिन हो जाता। अब बीजेपी बिल्कुल शांत है, लेकिन दूसरी पार्टियां जैसे पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तीनों मिलकर 6 महीने पूरे होने से 1 मंथ पहले ही, यानी 21 नवंबर 2018 को ही गवर्नमेंट बनाने की कोशिश में एक साथ आ जाती हैं। लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बीजेपी इतनी शांत क्यों है। सेम डे यानी 21 नवंबर 2018 को महबूबा मुफ्ती जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनाने के लिए सतपाल मलिक के पास फोन लगाती हैं। किसी कारणवश सतपाल मलिक का फोन रिसीव नहीं होता है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती फैक्स ट्राई करती हैं, और समय का तकाजा देखिए कि उसी समय फैक्स की मशीन भी खराब होनी थी। इस प्रकार फैक्स भी नहीं जा पाया, और इन प्रक्रियाओं में 21 नवंबर 2018 जो कि सरकार बनाने का दिन मुकर्रर किया गया था, बीत जाता है। लेकिन 6 मंथ पूरा होने में अभी पूरा 1 मंथ बाकी था। अब दोबारा महबूबा मुफ्ती बीजेपी पार्टी से कांटेक्ट करती हैं सरकार बनाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। इस बात पर बीजेपी सतपाल मलिक से राय लेती है, सतपाल मलिक को कांटेक्ट करती है, और सतपाल मलिक इसके जवाब में बीजेपी सरकार को एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा कि इन दिनों जेएंडके की स्थिति सरकार बनाने के लिए सही नहीं है, क्योंकि पार्टियों में जो माहौल है उसके अनुसार यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तत्पश्चात इनकी रिकमेंडेशन बीजेपी सरकार द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है। अब अगली तारीख वो आती है जिस तारीख का बीजेपी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, वो थी 20 दिसंबर 2018। इस दिन को जेएंडके की सरकार गिरे हुए 6 मंथ पूरे हो चुके थे, और जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 6 महीने के बाद प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता था। और 19 दिसंबर को ही, एक दिन पहले, प्रेसिडेंट एक नोटिस जारी कर देते हैं। उनके तरफ से जेएंडके के जो गवर्नर हैं सतपाल मलिक ही जेएंडके की सरकार संभालेंगे, जेएंडके की सत्ता संभालेंगे। और अब सतपाल मलिक आ जाते हैं फुल पावर में। फुल पावर यानी जिस प्रकार एक पीएम, एक प्रधानमंत्री की पावर अपने देश में होती है, उसी प्रकार सतपाल मलिक अब जम्मू एंड कश्मीर की पावर में आ जाते हैं। और उसी प्रेसिडेंट नोटिस में खास सेक्शन में यह भी लिखा हुआ था कि अब क्योंकि जेएंडके की विधानसभा भंग हो गई है, सरकार नहीं रही है, इसलिए ये इंडिया के पार्लियामेंट के अनुसार चलेगा। अब इस प्रेसिडेंट नोटिस से सब कुछ बदल जाता है, पूरा खेल चेंज, गेम चेंजिंग नोटिस थी ये। अब
अगर JNK में कोई अमेंडमेंट करना है तो सतपाल मलिक और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए, और फाइनल तीसरी कड़ी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए। यानी JNK की फुल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ चुकी थी। अब शुरू होती है 370 की रियल फिल्म। अजीत डोभाल, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन, जनरल बिपिन रावत के साथ मिलकर अमित शाह ने एक मीटिंग रखी, और दूसरी मीटिंग लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन के घर पर भी हुई थी, जिसमें सारा एजेंडा तय किया गया, कैसे क्या होगा और कहां से क्या करना है। JNK में उस समय अमरनाथ यात्रा भी चल रही थी, जिसे बीच में ही स्थगित की गई, रोकी गई, और वहां की सारी फोर्स JNK में डिप्लॉय कर दी गई। 3 अगस्त से पहले ही 48,000 मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती जम्मू एंड कश्मीर में हो चुकी थी। इन गतिविधियों को देखकर लोगों को कुछ अंदाजा तो हो गया था कि JNK में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन रियल स्टोरी किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि होने क्या वाला है। हाई रैंक ऑफिसर्स को सैटेलाइट फोन दिए गए थे, क्योंकि नेटवर्क उन दिनों बिल्कुल बंद कर दिया गया था पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। इस दौरान कश्मीर के लोकल लीडर्स को नजरबंद कर दिया गया। 4 अगस्त को ही जम्मू एंड कश्मीर में धारा 144 रात को ही लागू कर दी गई थी, और उसी रात को मध्य रात्रि में सूत्रों के हवाले से यह भी पता चलता है कि PM मोदी सेक्रेट तरीके से प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे थे, जो कि 5 अगस्त को होने वाले महा ऐलान का डिस्कशन करने गए थे। रात बीतती है और सुबह के 7 उस दिन की शुरुआत होती है, जिसके लिए वर्षों से संघर्ष जारी था। और दिन की पहली कड़ी की शुरुआत होती है प्रेसिडेंट के एक नोटिफिकेशन से, जिसमें लिखा था कि हमने JNK सरकार से अप्रूवल ले ली है, जो कि सत्यपाल मलिक ही थे, और दूसरी अप्रूवल चाहिए थी JNK की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो क्योंकि अब वो रही नहीं, टूट गई है, इसलिए आज से JNK की जो लेजिस्लेटिव, उसी को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाएगा। और सवाल क्या उठता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है, इस प्रकार के अमेंडमेंट किए जा सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि आर्टिकल 367 में इस प्रकार के अमेंडमेंट का प्रावधान है, और समय समय पर ऐसे अमेंडमेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किए भी गए हैं। अब 370 को हटाकर JNK पर पूरी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग कराई जाती है। इससे इसके पक्ष में वोटिंग अधिक से अधिक आने के कारण रिजोल्यूशन पास हो जाता है, और फिर फाइनल कड़ी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे अप्रूवल दे देते हैं, और इस प्रकार 370 हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है, और जम्मू एंड कश्मीर पर अब से इंडिया के सारे नियम, फुल कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है।